समय पहले की बात है। एक रामनगर गांव में बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वह अपने पुरखों का जमीन जोतकर खेती किया करता था। राधिका बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना, ज्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुकी थी। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल का 2 रोटी है। अब इसे मैं खाऊं या आप? किशोर के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था, बस 2 बासी रोटी बचा था। अब किशोर के पास 2 रास्ता था, या तो उसे खुद खा लेता या उसे अपनी बेटी को खाने को दे देता। राधिका बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है और जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम है। इतना कहकर किशोर खेतों में निकल जाता है। किशोर को आज 2 समस्या सता रही थी। पहला खेत में फसल लगाना और दूसरा कल के लिए भोजन जुटाना। वह निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहाँ एक बड़े सेठ धनी राम आ जाता है और किशोर को अपने खेत में मेहनत करता देख एक प्लान बनाता है। अरे हरिया, देखो तो किशोर कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रहा है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में एक यही जमीन बचा है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया कि ये जमीन मेरा हो, मगर किशोर कभी नहीं माना। लेकिन आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, मुझे जहाँ तक पता है किशोर मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा, क्योंकि कभी न कभी उसे आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी और उसी का फायदा उठाकर आप उसका जमीन हथिया लेना। फिर चाहे वो कितना भी प्रयास करे, मगर अपना जमीन आपके चंगुल से छुड़ा नहीं पाएगा। नहीं हरिया, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। वो अपना जमीन मुझे कैसे देगा, वो तो मुझ पर छोड़ दो। आज कैसे भी इसका जमीन हथिया कर ही रहूंगा, क्योंकि किसी भी इंसान का कोई ना कोई मजबूरी जरूर होता है और मैं इसी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। अरे हरिया, देखो किशोर कितना परेशान लग रहा है। चलो, अब हमारा काम बन गया, क्योंकि मेरे इतना बुद्धिमान कोई नहीं। अब तुम देखना कैसे उसे बेवकूफ बनाता हूँ। धनीराम बहुत ही बेईमान और बुद्धिमान सेठ था। वह किशोर को मजबूर देख उसका जमीन हथियाने का प्लान बनाता है। अरे किशोर, आजकल तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत उखरे उखरे से रह रहे हो। क्या बात है? घर में कोई समस्या है या पैसों का कोई बात है? देखो किशोर, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, बेहिचक तुम मुझे बता सकते हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और गरीब बेवस का मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए तुम मुझे बताओ, क्या बात है? किशोर जानता था कि सेठ उसे बहला रहा है, लेकिन बेचारा मजबूर था। उसे कैसे भी करके कल के लिए भोजन जुटाना था। कुछ नहीं सेठ जी, बस वो घर में राशन खत्म हो गई है और कल हम लोग क्या खाएंगे, यही सोच रहा था। आज खेत में आते वक्त मैं अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा हूँ। बेचारी भूखी कैसे काम करेगी। अगर सेठ जी आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार पर दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करें सेठ जी, जब फसल तैयार होगा तो उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे किशोर, तुम चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इससे तुम घर के लिए राशन खरीद लेना। अब मैं चलता हूँ, बाकी कोई और समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको पता नहीं कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है, नहीं तो हम लोग भूखे मर ही जाते। धनीराम का ये प्लान सफल हो गया था, लेकिन शायद किशोर को मालूम नहीं चला कि सेठ उसे नई जीवन नहीं बल्कि आखिरी सांस लेने का मौका दिया है।
किशोर खेत का काम खत्म कर देता है और खुशी खुशी बाजार राशन लेने चला जाता है। इधर हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि सेठ उसे फ्री में पैसे क्यों दे दिए। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आपने किशोर को बिना कुछ मुनाफा के फ्री में पैसे क्यों दे दिए, बल्कि आपने मुझसे ये बोला कि उसका जमीन हथिया लूंगा, फिर उसने अपना जमीन तो आपको दिया ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक, कृपया बताइए ना, आपके मन में क्या प्लान चल रहा है? अरे रे हरिया, ऐसे ही मैं तुमको बेवकूफ नहीं कहता, सच में तुम बेवकूफ ही हो। अगर मैं किशोर से अभी जमीन लेने की बात करता तो वो भूखा रहना पसंद करता, मगर मुझे अपनी जमीन कभी नहीं देता, इसलिए मैंने नहले पे दहला मारा। अब जिस दिन उसका फसल तैयार होगा तो मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो अपना अनाज जरूर बेचेगा, और तब मैं एक प्लान बनाऊंगा और किशोर को मजबूर कर दूंगा कि उसे अपना जमीन मुझे देना ही पड़ेगा। अब तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन उसका फसल तैयार होगा। वाह मालिक वाह, क्या आपका दिमाग है। मुझे तो लगा कि आप कुछ और ही प्लान बनाओगे, लेकिन नहीं, आप तो सीधा नहले पे दहला मारा। मुझे यकीन है मालिक कि आपकी बुद्धि के आगे उस किशोर को झुकना ही पड़ेगा। धनीराम एक नंबर का जालिम सेठ था। वो गरीब मजबूर का फायदा उठाता था और उसका जमीन कब्जा करता था। बेचारा किशोर भी अपने हालात पर मजबूर होकर सेठ की जाल में फंस जाता है। किशोर को आज 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो गई थी, लेकिन उसे कहाँ पता कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ ही महीने में किशोर का फसल तैयार हो जाता है। सेठ को सब पता चलता है कि किशोर का फसल तैयार हो चुका है और वो अब उसे बेचने वाला है, तो दोनों लोग किशोर के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे किशोर, सुना है तुम्हारा फसल काफी अच्छा हुआ है और अनाज देखने से लग रहा है कि पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल तुम्हारा ही हुआ है। क्यों किशोर, तुम्हारा तो भाग्य ही चमक गया। हाँ सेठ जी, पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल हमारा ही हुआ है। अब देखना सेठ जी, इससे हमारे घर का हालात काफी सुधर जाएगा और मैं इसको बेचकर आपका कर्ज भी चुकता कर दूंगा। हे भगवान, आप ऐसे ही मुझ पर अपना कृपा बनाए रखना और मैं दिल से मेहनत करता रहूंगा। अरे किशोर, तुम इस अनाज को बाजार में ले जाने का कष्ट क्यों करोगे? इसको मुझसे ही बेच दो, इससे मैं अपना दिया हुआ पैसा वापस भी ले लूंगा और तुम्हें इसे बाजार भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बोलो, क्या दाम लोगे? सेठ अपना चाल चल रहा था, लेकिन किशोर को कुछ पता नहीं चल रहा था और वो अपने मन में सोचता है, सेठ जी ठीक ही कह रहे हैं, अगर मुझे इसे बेचना है तो बाजार ले जाना होगा। इससे अच्छा सेठ जी को ही बेच देता हूँ, उनका कर्ज भी चुकता हो जाएगा और कोई बात भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है सेठ जी, आप ये अनाज खरीद लो, लेकिन सेठ जी इसका दाम आपको पूरे 8,000 रुपए देना होगा और आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेठ जी अभी राशन का दाम बढ़ गया है। वाह किशोर वाह, क्या दिमाग लगाए हो। इतना महंगा अनाज तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं एक ही शर्त पर खरीदूंगा कि ये अनाज अभी जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। और हाँ, इसके बदले 8,000 रुपए तो क्या, मैं पूरे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हाँ कहो। ये सेठ का एक सोचा समझा जाल था जो किशोर को फंसने पर मजबूर कर रहा था। किशोर जान रहा था कि सेठ जालिम है, लेकिन फिर उसे वो दिन याद आता है जिस दिन सेठ ने किशोर का मदद किया था। किशोर सोचता है कि सेठ जी बुरा इंसान नहीं है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे और वह बेचारा अनजाने में गलत फैसला ले लेता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आपका ये शर्त मंजूर है। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में आप इसे खरीद लीजिए। अब आप मेरा पैसा दे दीजिए ताकि उस पैसे से अपने घर के लिए दाल मसाला खरीद सकूं। अरे हाँ किशोर, जरूर, ये लो तुम अपने पैसे, और अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही, साथ में जमीन भी मेरा हुआ, क्योंकि तुमने अनजाने में ये फैसला लिया कि जिस हालत में ये अनाज है उसी हालत में मुझे बेचा, इसलिए अनाज के साथ वो जमीन भी मेरा हुआ जिस पर ये अनाज है। वाह किशोर, कब से सब्र कर रहा था कि कब तुम मुझ पर भरोसा करो और उस भरोसे का मैं विश्वासघात करूं। देख लिया हरिया,
मेरा प्लान, मैंने तुमसे कहा था कि वो पैसा फ्री में किशोर को नहीं दिया, उसका विश्वास जीतने के लिए दिया, ताकि एक दिन उसका जमीन हथिया सकूं। वाह सेठ जी वाह, आप एक गरीब का फैयादा उठाए हैं। मेरे मन में आपके खिलाफ इज्जत पनप रही थी, लेकिन वो एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसमें कितना भी घी लगा दो। और आपने भी वही किया, जब बल से नहीं हुआ तो छल से किया। लेकिन कोई बात नहीं, एक गरीब का हक जो मारता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। आपको अपने बुद्धि पर बहुत घमंड है ना, तो आज आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो। एक दिन आपका ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये एक गरीब का बद्दुआ है। किशोर बेचारा आज टूट जाता है, क्योंकि उसका पुश्तैनी जमीन उसके हाथ से चला जाता है। बेचारा रोते हुए घर चला जाता है। जब उसकी बेटी उसे उदास देखती है तो भारी मन से पूछती है, क्या हुआ पिताजी? आप तो सुबह खुशी खुशी घर से निकले और बोले कि बेटी हमारा फसल पूरे गांव में सबसे अच्छा हुआ है, और आप खुश होने के बजाय उदास हैं। साफ साफ बताइए पिताजी, क्या हुआ? किशोर